मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 15 अप्रैल 2026। आज़ाद बोल इंडिया की इस वीडियो में आप देखेंगे हॉर्मोज के बाद ईरान का रेड सी पर भी नकेल कसने का ऐलान। यूरोप, अरब ममालिक और एशिया में मच सकता है कोहराम। उधर सीज फायर कायम रखने की बातों के बीच सामने आई ट्रंप की बहुत खतरनाक जंग की तैयारी। और जेलेंस्की ने इसराइल को लताड़ा, मांगा हिसाब, कहा हमारा चोरी हुआ माल रूस से खरीद रहा है इसराइल। शुरुआत करते हैं शो की। अहम खबरें हैं। ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा ऐलान करके पूरी दुनिया को हिला दिया है। हॉर्मोज के बाद अब ईरान ने रेड सी को भी ब्लॉक करने की मुकम्मल धमकी दे दी है, जिसका सीधा मतलब है कि अरब मुल्कों के ट्रेड को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है और भारत से लेकर यूरोप तक गैस और तेल के लिए कोहराम मच सकता है, हंगामा मच सकता है। 15 अप्रैल को आए सनसनीखेज ऐलान के मुताबिक अगर अमेरिका ने ईरान के आसपास समंदर में अपनी नाकेबंदी नहीं हटाई तो अब ईरान के साथ साथ यमन के हूथी लड़ाके भी पूरी तरह से जंग के मैदान में उतर सकते हैं। सीज फायर जारी रहने के बावजूद ईरान का यह बयान दोबारा जंग का नगाड़ा बजाने जैसा है। ईरान के प्रेस टीवी और तस्नीम न्यूज एजेंसी की 15 अप्रैल की खबर के मुताबिक ईरानी मिलिट्री के सेंट्रल कमांड सेंटर के हेड अली अब्दुल्लाही ने साफ लफ्जों में कहा कि अगर अमेरिका ने ईरानी कमर्शियल जहाज़ों और तेल टैंकरों के लिए खतरा पैदा करना जारी रखा तो इसे सीज फायर की खिलाफ वर्जी की शुरुआत माना जाएगा। अली अब्दुल्लाही ने 15 अप्रैल को ये वार्निंग दी है कि ईरान की ताकतवर फौज अब पर्शियन गल्फ, ओमान के समंदर और रेड सी से होने वाली किसी भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को चलने नहीं देगी। यानी अरब मुल्कों और यूरोप को आने वाले सामान और वहां से जाने वाले तेल, गैस और सामान को या तो रोक दिया जाएगा या इन सामानों से लदे जहाज़ों को डुबो दिया जाएगा अगर अमेरिका ने ईरानी कमर्शियल जहाज़ों को रोका तो। दोस्तों, अगर ईरान रेड सी को ब्लॉक करता है तो उसे यमन में मौजूद अपने साथी हूथी लड़ाकों को एक्टिव करना होगा, जो पहले से ही उस रास्ते पर अपनी पकड़ रखते हैं, स्ट्रेट जो रेड सी है उस पर। यह सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि उन तमाम अरब मुल्कों के लिए भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है जिनका बिजनेस इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ईरान के ये सख्त तेवर बताते हैं कि वो अब आर पार की लड़ाई के मूड में है और अमेरिका की किसी भी दादागिरी का जवाब पूरे खित्ते के ट्रेड को ठप करके देने के लिए तैयार है। सबसे ज़्यादा बीतेगी सऊदी अरब पर, जिसका रकबा इतना बड़ा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और रेड सी दोनों की तरफ आता है। बीच में ही तो अरब है। और यहाँ से इजिप्ट को नुकसान होगा, जो स्वेज कैनाल को जहाज़ नहीं जाएंगे। इसराइल को नुकसान होगा, जिन्हें जहाँ सामान पहुँचाने के लिए पूरा केप ऑफ गुड होप जो है वो क्रॉस करके आना पड़ेगा। और यूरोप को नुकसान होगा। तो ईरान की सबसे बड़ी वार्निंग है जो ये बता रही है कि रेड सी को भी, बाब अल मंदब को भी बंद किया जा सकता है। बाब अल मंदब स्ट्रेट है ना, पतला रास्ता हॉर्मोज की तरह, वही नकेल कसने का प्लान और यह ऐलान है। दूसरी बड़ी खबर सुन लीजिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो मुकम्मल जंगबंदी की बातें कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ उनकी हुकूमत के ख़तरनाक इरादों की खबरें सामने आ चुकी हैं। वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिकी अखबार है और उसके रिपोर्ट को बेस बनाकर दुनिया भर के अखबारों ने 15 अप्रैल को एक रिपोर्ट शाया की है, जिसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत मिडिल ईस्ट में 10,000 से ज़्यादा एडवांस फौजियों को तैनात करने का सिग्नल दे चुकी है। ये ताज़ा तैनाती ऐसे वक्त में हो रही है जब ईरान के साथ सीज फायर के हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। अमरीकी अफसरों के हवाले से बताया गया है कि इन हज़ारों फौजियों को अगले कुछ दिनों में रवाना कर दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस कदम के जरिए डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ईरान पर दबाव बनाकर अपनी शर्तों पर डील करवाना चाहती है। साथ ही पेंटागन किसी भी तरह के ग्राउंड ऑपरेशन या नए हमले की गुंजाइश को देखते हुए पहले से ही अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। तो क्या ईरान में कोई ग्राउंड ऑपरेशन होने वाला है? एक तरफ अमन का राग अपना और दूसरी तरफ हज़ारों फौजियों को जंग के मुहाने पर खड़ा कर देना। ट्रंप की इस दोहरी पॉलिसी ने पूरे खित्ते में खौफ का साया फैला दिया है। उधर यूरोपीय यूनियन यानी ईयू ने भी आगाह किया है कि अगर ये टेंशन जारी रही तो पूरी दुनिया को बहुत बड़े एनर्जी शॉक का सामना करना पड़ सकता है। रेड सी ब्लॉक होते ही न जाने और कितने मुल्क घुटनों पर आ जाएंगे। तेल गैस तो इधर से भी जाता है और यूरोप सोचिए मत। इस खबर के बीच ये भी चर्चा है
کہ ایران آج پاکستانی ڈیلیگیشن کی میزبانی کر سکتا ہے۔ بہرحال ٹرمپ کی یہ نئی ملٹری چال یہ بتاتی ہے کہ مڈل ایسٹ میں بارود کی مہک ابھی کم نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایک نئی اور بڑی جنگ کی تیاری پردے کے پیچھے سے کی جا رہی ہے۔ حالانکہ سامنے ہمیں دکھ رہا ہے کہ واپس ڈیل ہو سکتی ہے، بات چیت شروع ہو سکتی ہے، پھر سے اسلام آباد یا کہیں اور ٹاکس شروع ہو سکتی ہیں، لیکن پیچھے ہزاروں فوجی آ رہے ہیں۔ کہاں آ رہے ہیں؟ بات چیت میں شامل ہونے یا کسی کے ولیمے میں؟ آپ کو پتا ہے کہاں آ رہے ہیں۔ اسرائیل اور یوکرین کے بیچ رشتوں میں ایک نئی کھٹاس پیدا ہو گئی ہے۔ یوکرین نے اسرائیل سے اس روسی شیڈو فلیٹ کے جہازوں کو لے کر جواب طلب کیا ہے جو اسرائیل کے حائفہ بندرگاہ پر لنگر ڈالے ہوئے کھڑے ہیں۔ جی، یوکرین کا الزام ہے کہ اس جہاز میں وہ اناج لدا ہے جسے روس نے یوکرین کے قبضے والے علاقوں سے غیر قانونی طریقے سے یا تو حاصل کیا تھا یا چرایا تھا۔ یعنی یوکرین کہہ رہا ہے اسرائیل چوری کا مال خرید رہا ہے، وہ بھی روس سے۔ 15 اپریل کو یوکرین کی ایمبیسی جو اسرائیل میں ہے اس نے اس واقعے پر گہری فکر جتاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل لا اور یوکرین کی خود مختاری کا کھلا وائلیشن ہے۔ یوکرین نے اسرائیلی حکومت سے اس معاملے کی فوراً مکمل جانچ کرنے کی مانگ کی ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی زمین یا بندرگاہوں کا استعمال ایسی کسی بھی غیر قانونی ایکٹیویٹی کے لیے نہ ہو۔ تو زیلنسکی کی حکومت کہہ رہی ہے کہ مال ہمارا ہے، چوری کر رہا ہے روس، تمہیں بیچ رہا ہے، تم چوری کا مال خرید رہے ہو سستے میں۔ لیکن یہاں ہم ایک بات اور کیوں نہیں دیکھ رہے؟ رشیا اور اسرائیل کے بیچ ویپار چل رہا ہے، رشیا اور اسرائیل کے بیچ ٹریڈ چل رہا ہے، یہی جیو پولیٹکس ہے۔ کسی کے ساتھ کھڑے ہونا، کسی سے پیسے کمانا، اس میں اگر آپ دوست غدار وفادار ڈھونڈتے ہیں بھول جائیے۔ ہر دور میں ہر کوئی اپنا ٹریڈ چلاتا ہے، کوئی اور جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، یہ سب ہوتا آیا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں خبر جذبات نہیں، جذبات خبر نہیں۔ اور جو ہو رہا ہے اس میں وہ بھی دیکھنے کی کوشش کیجیے جو دکھائی نہیں دے رہا۔ روس کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ ساتھ دے گا، ساتھ بھی دے گا۔ دوسری طرف کوئی اس دنیا میں کوئی کسی سے بگاڑتا نہیں۔ ڈپلومیسی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت آدمی ڈپلومیٹک ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یو ایس سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام یعنی امریکی ملٹری کا وہ ونگ جو مڈل ایسٹ میں سارے آپریشن دیکھتا ہے، اس نے 15 اپریل 4:41 شام کو یہ فوٹو شیئر کیے ہیں، اور یہ فوٹوز ہیں ان کی ریہرسل کے، ٹریننگ کے۔ یو ایس ایس تریپولی، اس پر یہ پریکٹس ہو رہی ہے، جنگ کی ریہرسل ہو رہی ہے۔ یو ایس ایس تریپولی ایک جنگی جہاز ہے، ایک کیریئر ہے، اس پر یہ ٹریننگ ہو رہی ہے۔ کس لیے؟ ایمفیبیس مشن کے لیے۔ ایمفیبیس مشن مطلب سمندر میں بھی مقابلہ کیا جائے دشمن سے، اور زمین پر اٹیک کرنے کی بھی پلاننگ ہے۔ مطلب وہ ایمفیبین مطلب جو پانی اور زمین دونوں پر کام کرے، جیسے مینڈک ہوتا ہے پانی میں بھی رہتا ہے زمین پر بھی، جیسے مگرمچھ ہوتا ہے، ایمفیبیس فوجی وہی ہوتے ہیں۔ اب ذرا سوچیے، 15 سے 17 وارشپس انکلوڈنگ ایئر کرافٹ کیریئرز مڈل ایسٹ میں ہیں، ایران کے آس پاس ہیں، ہورموز کی گھیرے بندی کرے ہوئے ہیں۔ کیا یہ ایرانی تیل کے جہازوں کو روکنے کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں یا کوئی ایمفیبیس مشن ہے؟ ذرا سوچئے گا۔ میں پھر وہی کہتا ہوں، جو دکھتا ہے اس کے پار دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ سب یہاں اکٹھا کیوں ہو رہے ہیں؟ اور 10,000 فوجی اور آ رہے ہیں امریکہ کے، یہ سب کیوں آ رہے ہیں؟ Tripoli is currently executing a mission to blockade ships entering and departing Iranian ports. The blockade is being enforced impartially against vessels of all nations. کہہ تو رہے ہیں کہ ایران سے آنے اور جانے والے جہازوں کو روکنے کی، ان کو انٹرسیپٹ کرنے کی یہ ٹریننگ ہے، لیکن ہے کچھ اور۔ کیا ہے؟ وہ 10,000 والی کہانی پر پھر آئیں۔ رشیا ٹوڈے، رشیا کا جو چینل ہے، انہوں نے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو پوسٹ کی ہے وہ امریکی فوجیوں کے ایسے ہی آنے کی تصویر دکھا رہی ہے کہ یہ آ رہے ہیں وارشپ سے، فوجی آ رہے ہیں
और 4:24 15 अप्रैल को तस्वीर आई। समझिए इसे ज़रा। लिखा है कि हज़ारों और अमरीकी फ़ौजी मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय किए जा रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक 6,000 ट्रूप्स ऑन यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर। इनमें से 6,000 फौजी यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश नाम के एयरक्राफ्ट कैरियर पर सवार हैं, यानी एक एयरक्राफ्ट कैरियर और सेवरल वॉरशिप्स हैं, कई वॉरशिप्स हैं। एक तो एयरक्राफ्ट कैरियर के आसपास 6 से 8 वॉरशिप ऐसे ही होते हैं, डिस्ट्रॉयर वॉरशिप्स वगैरह। सेवरल वॉरशिप्स का मतलब ही है कि इससे ज्यादा हैं। 4,200 अदर्स विद द बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप। 6,000 फौजी एच.डब्ल्यू. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर पर और 4,200 और फौजी अमरीकी आ रहे हैं बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप पर। बॉक्सर नाम है, एम्फीबियस पानी और जमीन पर मिशन चलाने वाले, रेडी ग्रुप ये स्पेशल फोर्स है। 6,000 आर्म ट्रूप्स हैं और उनके आर्म ट्रूप्स भी कितने लीथल हथियारों से पैक्ड होते हैं आपको पता है। और एक खबर इस बीच मारियो ने लिखी है और ये मुझे कई जगह मुझे एपी में भी पढ़ी है मैंने। The US and Iran have quietly agreed in principle to extend the ceasefire past April 22. ईरान और अमेरिका के बीच ये सीज़फायर किस दिन तक जारी है आपको पता है? 22 अप्रैल तक। और ये कहा है कि इसको और लंबा खींचने पर दोनों इनिशियली तौर पर राजी हो गए हैं। मीडिएटर्स आर रिपोर्टेडली ट्राइंग टू पैच अप द 3 स्टिकिंग पॉइंट्स। और 3 स्टिकिंग पॉइंट्स जो हैं उन पर ही मीडिएटर्स जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के बीच पैचअप हो जाए। और इन्हीं 3 पॉइंट्स पर इस्लामाबाद में बात बिगड़ गई थी। वो 3 पॉइंट कौन से हैं? द ईरान्स न्यूक्स, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जिससे न्यूक्लियर हथियार बन सकता है। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इस पे से ईरान कंट्रोल हटाए अपना, जो उसने जो है भोकाल काट रखा है और कंट्रोल कर रखा है वो हटाए, कब्जा हटाए। एंड हु पेज फॉर द डैमेज। और तीसरा पॉइंट कि वो जो नुकसान हुए हैं उसका हर्जाना कौन भरेगा। ये 3 वो पॉइंट हैं जिस पर बात बिगड़ी थी इस्लामाबाद में। और अब इन्हीं पॉइंट्स को डाइल्यूट करने की या इस पर पैचअप करने की कोशिश की जा रही है। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि वी आर वेरी क्लोज टू ओवर द वॉर, हम बहुत जल्दी मतलब जंग खत्म होने के करीब हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जंग की खबरें हैं, रेड सी को बंद करने की बातें हैं और 10,000 हज़ार फौजी अमेरिका की ओर आ रहे हैं और उस बीच बातचीत की बातें आ रही हैं। याद रखिएगा, अमेरिका ने हर बार बातचीत के बीच ही हमला किया है, चाहे जून 2025, चाहे 28 फरवरी 2026। Pezeshkian thanks 6 countries for stances against Zionist crimes. इसराइल के जुल्म, इसराइल के हमलों के खिलाफ जो 6 मुल्क हैं जिन्होंने एक मजबूत स्टैंड लिया, उनकी तारीफ ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खुलकर की है। और ये मुल्क हैं चाइना, रशिया, तुर्की, इटली एंड इजिप्ट। इजिप्ट और तुर्की इसमें से वो 2 मुल्क हैं जिसमें से एक अरब मुल्क है, एक मुस्लिम मुल्क है। इनके लेकर तरह तरह की खबरें चलती हैं, लेकिन ईरान के सदर इनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि ईरान की रिजीम और ईरान का निज़ाम और ईरान की हुकूमत इनका सपोर्ट समझती है। ये वेस्ट बैंक के नज़ारे हैं जो आप देख रहे हैं, जैनिन रिफ्यूजी कैंप है। ज़रा यहाँ देखिए कि इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीन के इस हिस्से में जो गज़ा से दूर है वहाँ किस तरीके से पूरा, एक तो भूतिया शहर लग रहा है ये, वहाँ का कैंप का मतलब बहुत बड़ी जगह होता है, तो ये कोनों से घर गिराए गए हैं ताकि फिर इमारत गिर जाए। बुलडोज़र से मार के इनके कोने झाड़े गए हैं, कहीं कहीं पूरे घर तबाह हैं, पूरी की पूरी गलियां तबाह हैं। ये भाई साहब, ये 1 मिनट 52 सेकंड की एक क्लिप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ तबाही नज़र आती है, जिसमें पता चलता है कि किस तरीके से फ़लस्तीनियों को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। उनके घर छीने जा रहे हैं और हमेशा से छीने जाते रहे, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं और उनके घरों को, इमारतों को हर रोज़ मिसमार किया जा रहा है। एक खबर हमने आपको कल दी थी कि इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं मेलानी, बड़ी अच्छी लगती हैं बहुत से लोगों को, उन्होंने इसराइल के साथ जो डिफेंस पैक्ट था या उनके जो कहते हैं कि उनके कुछ मुआहदे थे उसे ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया। इससे इसराइल की फ़ौज पर असर पड़ेगा। और मेलानी का ये कहना था, जॉर्जिया का, कि
लेबनान पर लगातार ये हमले कर रहे हैं, इतने मना करने के बावजूद, इसलिए हम इनके साथ अब ये व्यापार, ये सौदे या ये पैक्ट्स नहीं निभा सकते। तो उनकी जो है उनकी तारीफ की है जॉर्जिया की गुस्तावो पेट्रो ने। गुस्तावो पेट्रो कौन है? कोलंबियन प्रेसिडेंट हैं, और ये खुले तौर पर इसराइल के, अमेरिका के मुखालिफ और फ़लस्तीन के हिमायती माने जाते हैं। तो हक़ की आवाज़ों को जब उभरते हुए लोग देखते हैं, हक़ वाले, तो उसके साथ बोल उठते हैं, उसके साथ आवाज़ में आवाज़ मिला देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।